हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाकर आया हूं बच्चों फ्यूल सेल मतलब ईंधन सेल, और ईंधन सेल से रिलेटेड जितनी भी बढ़िया बढ़िया बातें थी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल सकते थे, वो मैं आपको पढ़ाकर आया हूं बच्चों। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे बच्चों, वो हम पढ़ेंगे नज समीकरण पढ़ेंगे आज, और संक्षारण पढ़ेंगे, और ईसीएस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है बच्चों, एक तरह से इस यूनिट का थियोरेटिकल पार्ट का लास्ट लेक्चर है बच्चों। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, हम आंकिक प्रश्न शुरू करेंगे। इसी चैप्टर के सारे जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और उसके जो क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न, वो हम सारे करेंगे बच्चों, साथ के साथ निपटाएंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर इसके आंकिक भी आप करा दीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके आप करा दीजिए। ठीक है बच्चों, तो करा देंगे, साथ के साथ ही लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है बच्चों नष्ट समीकरण मतलब नरस्ट इक्वेशन। बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों ये, और इंपॉर्टेंट तो है ही एग्जाम की दृष्टि से। आप जानते ही होंगे कितना बढ़िया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से देखेंगे आप। देखो, जैसा मैं आपको कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप साथ साथ लिख लिया करें उस पर कि हाँ सर ये हमें पता लग गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप उस पर लिख लिया करो कि यार ये इंपॉर्टेंट है। नस्ट इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखो क्या होता है, नस्ट के अनुसार एक साइंटिस्ट हुए हैं नस्ट, उन्होंने क्या कहा भाई, मेरे अनुसार किसी ताप पर, किसी ताप मतलब टी ताप होगा कोई, टी टेम्परेचर पर धातु इलेक्ट्रोड की विभव ई कोमा मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता 1/mn पॉजिटिव में निम्न संबंध होता है। क्या होता है? इन दोनों में एक संबंध होता है। ये जो इतने बोली, ताप टी में, इलेक्ट्रोड विभव ई में, मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नोट में, और धातु आयनों की सांद्रता 1/mn पॉजिटिव, ये सी नहीं है, ये 1/mn पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या संबंध होता है? ठीक, तो देखो इसमें क्या संबंध होता है मैं बताता हूं आपको। पता संबंध क्या होता है? संबंध होता है ये कि E इज इक्वल्स टू क्या, ई नॉट माइनस 2.303 अपॉन कितना, एन एफ लॉग बेस 10, और यहां 1 ये m और इसकी पावर n पॉजिटिव, n पॉजिटिव। E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 2.303 अपॉन में एन एफ, और ये लॉग बेस 10, और ये 1/mn पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ये संबंध होता है बच्चों इसमें। जहां मैं अगर आपको बताऊं कि जहां अगर मैं लिखना चाहूं, जहां जहां E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, जहां E बराबर क्या है, धातु का इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, और E नोट क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, यह है मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद क्या है, इसमें है ये n, n क्या है, n है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या।
और उसके बाद इसमें अगर मैं बताऊं आपको और क्या है, जो हमारा F है, F बराबर है फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, और मैं साथ में लिख भी देता हूं कि एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और उसके बाद ये जो मैंने लिखा हुआ है एम एन पॉजिटिव, यह है विलियन में धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता, धातु आयनों की सांद्रता। मतलब देखो, हमने ये तो कहा यार, अगर नष्ट के अनुसार क्या है कि किसी ताप टी में, परम ताप टी में, इसमें जो है क्या संबंध है। एक चीज इसमें छूट गई, मैं वो भी लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना। यहां क्या होता है, मैं इसे लिखता हूं दोबारा, ऐसा होता है -2.303 आर टी अपॉन में माइनस हटा के NF। ठीक, आर क्या है, गैस नियतांक है, आर गैस नियतांक, गैस नियतांक, और हमारा जो टी है वो है बच्चों परम ताप। क्या है वो, परम ताप। आ रही बात समझ में, टी क्या है, परम ताप। तो ये संबंध होता है किसमें, जो हमने चीज यहां लिखी कि ई में, ई नोट में और धातु आयनों की सांद्रता में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है। इसीलिए ये जो है किसने दी थी, नर्स ने दी थी, और इसी पे क्या नाम पड़ा हुआ, उसका नर्स इक्वेशन पड़ा हुआ। देखो, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 2.33 आर टी अपॉन में NF लॉग बेस 10 1 अपॉन में MN पॉजिटिव। ये क्या है, हमारी नष्ट इक्वेशन है। इतनी बात पूछता है वो, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। बाकी तो जरूरी क्या है कि ये इक्वेशन जरूरी है, इसके आधार पर न्यूमेरिकल आता है बच्चों, इसके आधार पर न्यूमेरिकल आता है, और वो बार बार पूछता भी है। ठीक है, तो इसे आप नोट करो, फिर आगे को चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखो, अगली जो हमारी हेडिंग है बच्चों, अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक है कोरोजन, मतलब संक्षारण। तो कोरोजन क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। देखो, नमी व वायु की उपस्थिति के कारण, नमी व वायु की उपस्थिति के कारण किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। नमी व वायु की उपस्थिति के कारण किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। देखो मैं लिख देता हूं इस बात को, नमी व वायु की उपस्थिति के कारण उपस्थिति के कारण धातु की सतह का, धातु की सतह का धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। नमी व वायु की उपस्थिति के कारण किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है। जैसे अगर आपको सुनना हो एग्जाम्पल, जैसे
आप कह सकते हैं बच्चों, जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो जो लोहे पर जंग लगना है ना ये बच्चों, लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षरण का क्या है, एग्जाम्पल है। आ रही बात समझ में? ठीक है। उसके बाद दूसरा आप कह सकते हैं चांदी का बदरंग होना, चांदी का बदरंग होना, मतलब चांदी जो बदरंग हो जाती है उसका एग्जाम्पल भी है किसका, संक्षरण का, मतलब ये भी किसका है, संक्षरण का एग्जाम्पल है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लिख सकते हैं कांसे पर, कांसे पर हरी परत का जमना, कांसे पर हरी परत का जमना, जो कांसा होता है ना उस पे हरी परत जम जाती है। आ रही बात समझ में? तो कांसे पर हरी परत का जमना भी क्या है, एक संक्षरण का एग्जाम्पल है। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ इसके क्या थे, एग्जाम्पल थे, और ये इसकी डेफिनेशन थी बच्चों। इसे आप नोट कर लो, फिर आगे को चलते हैं। ठीक है, चलिए। अब है हमारे पास संक्षरण के उपाय, कि यार हम ऐसा क्या करें कि जो इसकी नौबती नाम है, संक्षरण से क्या उपाय हैं, मतलब ये जो संक्षरण हमने पढ़ा इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो पता है इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? इसके उपाय हो सकते हैं कैसे, जैसे मैं लिखते हुए समझाता हूं आपको। पहला देखो, पहला उपाय इसका यह हो सकता है कि धातु को वायुमंडल की, धातु को नमी में न आने देना, मतलब अगर धातु को आप नमी से दूर रखोगे, उसमें आन नहीं दोगे, नमी में आने नहीं दोगे से, तो फिर वो क्या है, संक्षरण से बची रहेगी। पहली बात तो है ये। ठीक है, ठीक। उसके बाद धातु की सतह पर, धातु की सतह पर पेंट करना, मतलब अगर आप धातु की सतह पर पेंट कर दोगे तो भी वो क्या है, उस पर जंग नहीं लगेगा या वहां संक्षारण नहीं होगा। ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, सतह पर जिसको आप बचाना चाहते हैं उसकी सतह पर, सतह पर अक्रिय धातु जैसे, जैसे एसएन कोमा जेडन आदि की परत चढ़ाना, परत चढ़ाना। तो मतलब अगर आप ये सब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर वहां संक्षारण नहीं होगा, वहां संक्षारण क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे संक्षारण के उपाय जो आपको पता होने चाहिए। इन्हें आप नोट कर लो, फिर आगे को चलते हैं। ठीक है, चलिए। देखो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लिख लेना इस पर कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप इस पे क्या लिखेंगे कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए देखो स्टार्ट करते हैं आज का अपना विद्युत रासायनिक। क्या है विद्युत रासायनिक यार, पता क्या है विद्युत रासायनिक श्रेणी? मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे तत्व थे, बहुत सारे, और जब बहुत सारे तत्व थे तो उन सब के मानक अपचयन विभव भी थे, मतलब वो जो हमारे पास तत्व थे उन सब के अपचयन विभव भी
मतलब जो अपचयन विभव थे वो भी तो थे ना हमारे पास, ठीक है। तो विभिन्न तत्वों के या विभिन्न तत्वों को जब उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभवों के क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखो मैं लिखता हूं कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभवों के मानक अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है। एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आई बात समझ। तो क्या होती है विद्युत रासायनिक, मतलब जब विभिन्न तत्वों के, मतलब जो विभिन्न तत्व हैं उनके जो मानक अपचयन विभव है, जब उन्हें बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण है बच्चों, क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या है। देखो लक्षण है कुछ इस प्रकार से, कैसे कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब अगर आप श्रेणी में ऊपर से नीचे जाओगे तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे ना, तो उन तत्वों की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाएगी। ये तो लिखा ना, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। मतलब अगर ऊपरले वाला सब तत्व है, सबसे ऊपरले वाला तत्व, उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति थोड़ी कम है, उससे निचले वाले की ज्यादा, उससे निचले वाले की और ज्यादा, उससे निचले वाले की और भी ज्यादा। समझ आ मेरी बात। मतलब जैसे जैसे श्रेणी में ऊपर से नीचे जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में। पहली बात तो थी ये। दूसरा, उसके बाद श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मतलब मान लीजिए जैसे जैसे श्रेणी के ऊपर की तरफ चलेंगे, मतलब जैसे जैसे श्रेणी में ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो जो तत्व जितना ऊपर होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन को उतनी ही आसानी से रिलीज कर देगा। मतलब अगर आप सबसे नीचे हो तो सबसे निचले वाला तत्व बहुत मुश्किल से देगा, उससे ऊपरले वाला जल्दी दे देगा, उससे ऊपरले वाला इलेक्ट्रॉन को और जल्दी दे देगा, उससे ऊपरले वाला और जल्दी, उससे ऊपरले वाला और जल्दी, सबसे ऊपरले वाला सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। समझ में? मतलब सबसे ऊपरले वाला जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को और जल्दी त्याग देगा। तो इसका मतलब तो है ये, जैसे यहाँ लिखा भी है देखो, श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मतलब उतनी ही आसान तरीके से रिलीज कर दे वो। तीसरा,
श्रेणी में जो तत्व जितना नीचे होता है वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। मतलब अगर जो तत्व ऊपर है वो उतनी ही इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, लेकिन श्रेणी में जो तत्व जितना नीचे है ना वह उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। समझे हमारे बात? मतलब एक तरह से यह है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जा, वही तो बात बोल ली मैंने ऊपर भी। समझे आप मेरी बात? उतनी आसानी से क्या कर ले, ग्रहण कर ले। आगे बात समझ? तो ये थे इसके लक्षण। उसके बाद हमारे पास जो हेडिंग है बच्चों वो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, या ये जो उपयोग है ना इस उपयोग को आप हटाकर क्या कर सकते हैं, अनुप्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुप्रयोग। मतलब ये है इसके अनुप्रयोग, जो मैं लिखूंगा अभी यहां वो क्या होंगे, इसके अनुप्रयोग होंगे। आ रही बात समझ में? उपयोग नहीं, अनुप्रयोग। ठीक, तो देखो पहला अनुप्रयोग क्या है, मैं आप लिखते हुए समझना, मैं समझाऊंगा। देखो पहला अनुप्रयोग प्रयोग है ये, देखो क्या है पहला अनुप्रयोग कि श्रेणी में श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है, जितना ऊपर होता है वह उतना ही अधिक, वह उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। मतलब जो तत्व श्रेणी में जितना ज्यादा ऊपर होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। आ रही बात समझ में? एक तरह से ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है फिर, है ना भाई? जो श्रेणी में ऊपर होगा उतना ज्यादा क्रियाशील, तो नीचे जाने पर तो घटेगा ना फिर। तो पहली बात तो है ही। एक और लिख लो। दूसरी बात यह है कि श्रेणी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित, श्रेणी में हाइड्रोजन भी आएगा ना उसमें श्रेणी में, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर है उनकी बात हो रही। हाइड्रोजन से ऊपर स्थित सभी धातुएं, सभी धातुएं अम्ल व जल से, अम्ल व जल से, अम्ल व जल से जल से H2 को विस्थापित, H2 को विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। आ रही बात समझ में? अगर कहीं कोई धातु है और वो हाइड्रोजन से ऊपर है, तो अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो भी वो हाइड्रोजन को निकाल देगी वहां से, और अगर वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो भी वो हाइड्रोजन को निकाल देगी वहां से, H2 गैस को। कैसे? देखो ये रहा सोडियम, और इस सोडियम के हमने ले लिए दो अणु। सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन कराई जल के साथ, HOH जल है ना, और HOH ये भी जल है। तो क्या होगा जब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, तो यहां से ये इतनी चीज निकाल देगा। देखो क्या निकला बाहर, ये बाहर निकला H2। चेक करो आप, जितना मैंने बॉक्स में लिखा ना उतनी चीज चेक करना बस आप। ये H क्या बना, बाहर हुआ ये H2, और ये Na ये OH NaOH, ये Na ये OH NaOH, मतलब दो अणु बन जाएंगे किसके, NaOH के। आई बात समझ में? तो सोडियम जो धातु थी वो हाइड्रोजन से ऊपर थी, तो जब जल के साथ रिएक्शन करेगी वहां से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगी, और यही बात मैंने आपको बताई। आ रही बात समझ में? तो ऐसे आपको क्या करना, ये टॉपिक तैयार करना अपना,
जो बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। आगे हम जो पढ़ेंगे, हमारा सिलेबस, ये जो हमारा टॉपिक था, आज लास्ट टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आगे हम जो पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, और न्यूमेरिकल हम सब एनसीईआरटी के पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे। बस अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट की खोज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको हर चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा और हर चीज के नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।